जल मंडली के एमडी दानकिशोर ने कहा है कि शहर में ओआरआर के साथ ही ताजे पानी की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है और पीने का पानी जरूरत के मुताबिक उपलब्ध है। प्रधान कार्यालय खैरताबाद में ग्रीष्मकालीन परिचालन राजस्व पारेषण O&M के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। एमडी दानिश किशोर ने बताया कि जल मंडली से वर्तमान में रोजाना 56.5 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति होती है। अन्य 42 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जा रही है और ये बताया गया है कि ओआरआर के अंदर शहर के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी बिना किसी परेशानी के उचित उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस गर्मी में मई के अंत तक अतिरिक्त 42 MGD पानी की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जा रही है। इस माह 22 MGD अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसमें से 14 MGD पहले से ही उपलब्ध कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि महीने के अंत तक 8 MGD और पानी की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही अप्रैल में 12 MGD और मई में 8 MGD पानी देने की योजना तैयार की गई है। तेलंगाना में पहली बार किसी तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और सैकड़ों करोड़ की 42 एकड़ सरकारी जमीन AIPL कंस्ट्रक्शन को बेचने के मामले में माहेश्वरम के पूर्व तहसीलदार RP ज्योति से युक्त उप पंजीयक और AIPL कंस्ट्रक्शन के मालिक कोंडापल्ली श्रीधर रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नगरम गांव माहेश्वरम मंडल रंगारेड्डी जिले के सर्वेक्षण संख्या 181 में 42 एकड़ सरकारी भूमि पूर्व माहेश्वरम तहसीलदार ज्योति से युक्त उप पंजीयक AIPL कंस्ट्रक्शन के मालिक कोंडापल्ली श्रीधर रेड्डी को सौंपी गई थी। इस मामले में दस्तागिरी शरीफ नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 17वीं अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश के अनुसार माहेश्वरम CI मधुसूदन ने AIPL कंस्ट्रक्शन के मालिक तहसीलदार ज्योति सब रजिस्ट्रार कोडापल्ली श्रीधर रेड्डी के खिलाफ धारा 420 166 के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच तेलंगाना में ऐसा पहली बार हुआ कि जमीन को लेकर तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर माहेश्वरम पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि भूमि विवाद अदालत में है। So that is why we approached to the honorable court to register an FIR, and after registering an FIR, the things will come out during the part of the investigation. Sir, one thing, the issue has happened in 2021. This is 22. Yes. Do you know what your clients were did? We have been giving all the notices to the government officers. We have been approaching the Tehsildar Maheshwaram Since RDO Kundukur, and we have subsequent orders from the collector Rangareddy in 2021 to cancel one of these patadar as well. One of the patadar passbook has been cancelled by the collector. In spite of that, in spite of the collector cancelling the patadar in the same survey number of Kadirun, at one hand the collector is cancelling 95 acres. 50 acres is the Bodhan land. 50 acres is the Bodhan land, and other 45 remaining acres is 45 acres is the Veran land, Sarkari land. So these lands, out of these lands, 42 acres has been sold off. उसका बहन को कितने डुप्लीकेट बना के MRO कैसे दिए उसको? देखिए, we are not claiming that the MRO has created the duplicate affidavit. The Father Unisa has herself, as per our claim, she herself created a fake document. Fake document. On that the basis of fake document, she acquired the legal hire certificate on the basis of succession certificate. कितने एकड़ के? 42 acres. 42 एकड़. And the whole 42 acres was sold to ECI. उसके बारे में कोर्ट क्या in the year 2020. फेक डॉक्यूमेंट के? It is 2020. The sale was done in 2022. What was the role in Bobili Damodar Reddy and all? They were the purchasers of these lands. In spite of knowing, the thing is, whenever we purchase our land, we used to check at whether this land is in prohibitory list or not. In spite of knowing all these bank, the information is available in the public domain. So they have purchased this land. So obviously there is something going on which is not in the Tehsildar registering these lands in spite of these being in the instead of being prohibited in the list prohibited is the main concern here. itself amounts to dereliction of her duty. एयर ऑफिसर का रिस्पांस कैसा है इसके लैंड के बारे में? See, we have RDO और कलेक्टर एडजेंट कलेक्टर के बारे में कैसा है? the suits were pending at different courts, Maheshwaram and Rangareddy and other courts. What the court is give the instructions to you?
The courts orders, stay orders, the writ petitions under it we have stay orders, and we have probability orders under by government of India that this land belongs to them. They are claiming that this land belongs to them. So obviously it is not transferable. So in spite of those orders, the land was transferred. Sir, after registration, your client. रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस और भाजपा नेता के बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। माहेश्वरम मंडल के अध्यक्ष आंगोट राजू नायक ने कहा है कि भाजपा नेता माहेश्वरम में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी द्वारा किए गए विकास कार्यों को सहन नहीं कर पाने के कारण पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने माहेश्वरम गेट से डबल रोड, डिग्री कॉलेज, कस्तूरबा स्कूल, रायतू वेदिका, 30 बीट अस्पताल, वाला सरकारी अस्पताल, सब्जी मंडी यार्ड और माहेश्वरम आरटीसी बस डिपो, विप्रो जैसे कई विकास कार्य किए हैं। डायग्नोसिस सेंटर में हाईफेयर पार्क और अंगोट राजू नायक ने भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठा प्रचार फैलाने के लिए मंत्री सबिता पर जमकर निशाना साधा और इसके बाद से भाजपा नेताओं ने मंत्री पर अनुचित टिप्पणी करने पर चुप रहने की चेतावनी दी है। इस मौके पर बीआरएस नेताओं ने माहेश्वरम से चौरास्ता तक एक विशाल रैली का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। सीएम केसीआर ने पूर्व मंत्री और सीबीआई के पूर्व निदेशक के विजय राम राव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने साथ देने का वादा किया है। सीएम केसीआर ने पूरी सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया है और अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। सीएम के साथ एमएलसी मधुसूदन चारी, कदियम श्रीहरि विधायक दान नागेंद्र, जीवन रेड्डी, डीजीपी अंजलि कुमार, हैदराबाद सीपी आनंद है। इससे पहले मंत्री हरीश राव और भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। अमीरपेट महाकाली मंदिर में सदस्यता की मांग को लेकर स्थानीय बुजुर्गों ने दिया धरना। हालांकि वे पिछले कुछ वर्षों से सदस्यता के लिए अनुरोध कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि कोई कारण नहीं बता रहे हैं। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी है कि वे अब से उन्हें जारी रखने की अनुमति न दें, क्योंकि वे गैर स्थानीय लोगों को मंदिर की सदस्यता दे रहे हैं और उन्हें शाही उपचार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी बात का कोई मूल नहीं है कि अगर स्थानीय लोगों को सदस्यता नहीं दी गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। खैरताबाद स्थित जल मंडली कार्यालय के सामने कर्मचारी संघ ने धरना दिया है। उन्होंने जल बोर्ड में कार्यरत सविंदा एवं मोहल्ले सेवा कर्मियों के लिए जियो नंबर 14 लागू करने की मांग की है। 14 के लागू होने में हो रही देरी के तमाम मजदूरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि 2016 में दिए गए जेईओ 14 और 2021 में दिए गए जेईओ 60 के माध्यम से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य भर में नगर निगम प्रशासन के तहत कार्यरत संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को जियो 14 के माध्यम से मजदूरी मिल रही है, लेकिन यह सिर्फ जल बोर्ड में ही लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों का वेतन तुरंत बढ़ाया जाए। सभी क्षेत्रों में पिछड़े मुदिराजों के विकास की कामना करते हुए तेलंगाना मुदिराज जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि उन्हें तुरंत ए ग्रुप में शामिल किया जाए और विधानसभा में समान अवसर दिया जाए। इसके लिए संघ के महासचिव बोनी श्रीनिवास राव मुदिराज की अध्यक्षता के बीसी भवन किंगकोटी में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। संघ के अध्यक्ष चिंताला नीलकंठम सहित अन्य सदस्यों ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। व्यापक स्तर पर हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। विशेष रूप से राज्य के मुदिराजों को BCD से और BCA समूह में बदल दिया जाना चाहिए। मत्स्य सहकारी समिति से SC, ST, अल्पसंख्यक व अन्य जातियों को हटाया जाए। कोटापीटा प्रखंड के SRL कॉलोनी में नए कमेटी के लिए चुनाव हुआ है और इस चुनाव में चुने गए लोगों ने हाल ही में शपथ ली थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटापेट मंडल के पार्षद नकोटी पवन कुमार थे। नगर सेवक पवन कुमार ने कॉलोनी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए सुधाकर, महासचिव श्रीनिवास राव, उपाध्यक्ष कुमार, अशोक चारी, कोषाध्यक्ष वेणुगोपाल, सचिव यादया और विरंगलिंगम को बधाई दी है। नगर सेवक ने कहा है कि हम कॉलोनियों में हमेशा से रही बॉक्स, ड्रेनेज, पार्क और सड़कों जैसे तमाम समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रहे हैं। जल्द ही सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह कॉलोनी के विकास के लगातार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कॉलोनी में कोई समस्या आती है तो वो उनके ध्यान में मदद और सहयोग लाएं। बोलाराम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले पालमुरुम के एक दंपत्ति मुरली और
कमला ने अपनी समस्या के समाधान के लिए स्थानीय भाजपा नेता आनंद कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की और कंपनी में काम करने के बाद आनंद ने कृष्णा रेड्डी से शिकायत की है कि उन्हें 1 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता आनंद कृष्ण रेड्डी ने उस कंपनी के ठेकेदार से बात की जहां दंपति काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि काम करने के बाद भी पैसे क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे मजदूरों को भुगतान न कर उनके साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ठेकेदार से बात कर संपत्ति को पैसे दे दिए। रेयर डिजीज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में रेस फॉर 7 नाम से मैराथन का आयोजन किया जाएगा ताकि दुर्लभ बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। और इसी महीने की 19 तारीख को नेकलेस रोड स्थित पीपल्स प्लाजा से 7 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। सोमाजीगुड़ा में प्रेस क्लब में पोस्टर का अनावरण किया गया है। ओआरडी के निदेशक डॉक्टर अश्विन दलाल, ओआरडी के सह संस्थापक प्रसन्ना कुमार करी, SMA इंडिया के निदेशक श्री लक्ष्मी और अन्य लोगों ने भाग लिया और पोस्टर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि देश में 7000 से ज्यादा दुर्लभ बीमारियां हैं। दुर्लभ बीमारियों का पता लगाने में करीब 7 साल लगते हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों की मदद करने को कहा। क्यूरी SMA इंडिया के निदेशक श्री लक्ष्मी ने कहा है कि हैदराबाद के साथ साथ अन्य राज्यों में जागरूकता और निवारक उपायों की आवश्यकता के बारे में आम लोगों को सूचित करने की आवश्यकता है। I am Prasanna from ORDI, Organization for Rare Disease India. ORDI is an umbrella organization supporting 7,000 plus rare diseases. Last day of February is a World Rare Disease Day, and we conduct a program called Race for 7, which is a mass awareness run, walk or bicycle. This is basically to create awareness about rare diseases among the general public so that people take our voice to the policymaker. And Race for 7, we expect the public of Hyderabad to come and support, because as a rare disease patient there is a lot of stigma due to genetic conditions and parents and patients cannot come and participate. It's very difficult for us to communicate our messages, challenges to the policymaker. Through this we appeal to the Hyderabad public to support, run, participate and take our voice to the government of Hyderabad, government of Telangana. Thank you. The director of CDFD is the chief guest who will flag off the event on 19th March morning 7 o'clock. How many members will be? We are expecting, this is the first time we are doing it in Hyderabad. We are expecting more than 500 to 2,000 people to participate. एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सामान्य सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं और इस लिहाज से संभव है अगले 1 महीने में काम शुरू हो जाए। ट्रैक को इतना मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 26 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। तेलंगाना राज्य सरकार 3 साल की निर्धारित अवधि के भीतर महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ रही है और इसके लिए हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के अधिकारियों ने एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के संबंध में 3 चरणों में सर्वे पूरा कर लिया है। किलोमीटर मार्कर से संबंधित बोर्ड लगा दिए गए हैं। संरेखन के अनुरूप कार्यों को करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मालूम हो, सरकार ने मेट्रो विस्तार के दूसरे चरण के तहत कॉरिडोर 3 में नागौल रायदुर्गम रूट के संबंध में शमशाबाद एयरपोर्ट तक के कार्यों को हाथ में लेने का फैसला किया है। इस हद तक यह घोषणा की गई है कि 6,250 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर का मार्ग पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत पिछले साल 9 दिसंबर को सीएम केसीआर ने रहेजा माइंडस्पेस जंक्शन पर कार्यों के लिए भूमि पूजन किया है। उसी दिन तेलंगाना पुलिस एकेडमी में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में NMDA ने एयरपोर्ट मेट्रो के लिए सरकार को उनके हिस्से के रूप में 625 करोड़ रुपए और GMR कॉर्पोरेशन को 625 करोड़ रुपए सौंपे हैं। दरअसल हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रायदुर्गम रहेजा माइंडस्पेस जंक्शन से एयरपोर्ट तक आउटर रिंग रोड की तरफ से मेट्रो कॉरिडोर बनाने का अधिकार लिया है। चूंकि ORR के निर्माण के दौरान HMDA ने राइट ऑफ वे लिया गया,
इसलिए वर्तमान में हवाई अड्डे के कार्यों में कोई बाधा नहीं है। कुल 31 किलोमीटर रूट में 27.5 किलोमीटर एलिवेटेड, 2.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम किया जा रहा है। HAML के अधिकारी तीनों तरह के काम को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं और इनका कई चरणों में अध्ययन किया जा चुका है। मुख्य रूप से रहेजा माइंड स्पेस में एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर है और कार्यों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। वे अलाइनमेंट मैप को 2 बार इस सोच के साथ चेक कर रहे हैं कि एक छोटी सी गलती से मेट्रो रेल सिस्टम की बदनामी होगी। ट्रैफिक भीड़ वाले क्षेत्रों में 3 चौराहे के निर्माण के तरीकों के लिए दिल्ली और चेन्नई मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। DPR में रहेजा माइंडस्पेस स्टेशन से ट्रैक बनने के बाद बायोडायवर्सिटी पर पहला स्टेशन आएगा। बाद में खाजागुड़ा, नानकरामगुड़ा जंक्शन, नासिंगी अप्पा, राजेंद्र नगर, शमशाबाद एयरपोर्ट, कार्गो एयरपोर्ट टर्मिनल में हर 4 से 5 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा। ORR के साथ बड़े गैटेड समुदाय है और सैकड़ों विला और उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारी अब तक प्रस्तावित स्टेशनों के बीच 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कुछ और स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उन क्षेत्रों के कर्मचारी, छात्रों और छोटे कारोबारियों को मेट्रो का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। प्रजा सर्जना प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष वेमुलावाड़ा राजकुमार ने कहा है कि प्रजा सर्जना पार्टी राजनीति में जाति भेद का गुणगान करने के लिए उभरी है। उन्होंने बागलिंगमपल्ली में प्रजा सर्जना आविर्भाव सभा का उद्घाटन किया है। संस्थापक अध्यक्ष वेमुलावाड़ा राजकुमार ने कहा है कि यह पार्टी लोगों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आई है। उन्होंने कहा है कि जाति मायने नहीं रखती, धर्म ताजा पानी नहीं देता। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी यह दिखाने के लिए आयोजित की गई थी कि मानवता मनुष्य के लिए खड़ी छाया की तरह है। उन्होंने राज्य के सभी लोगों से सहयोग करने और आगामी चुनाव में पीपल्स आर्मी को जिताने के लिए कहा है। मलकजगिरी संसदीय प्रभारी TRSKV के अध्यक्ष मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि यात्रियों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी है ताकि वे सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान न गंवाएं। उन्होंने सिकंदराबाद के बैंडपल्ली और चौराहे के सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। मर्री राजशेखर रेड्डी TRSKV टैक्सी सेक्टर चालकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। यातायात पुलिस और TRSKV नेताओं ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यात्रियों को फूल वितरित किए हैं। उन्होंने कहा है कि हर साल सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और उन्हें रोकने के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने उन्हें सड़क नियमों का पालन करने और यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने और नशे में वाहन न चलाने के लिए सावधान रहने के लिए कहा। अभिनेत्री ऋतु वर्मा ने कुकटपल्ली में धूम मचा दी है। विधान परिषद के सभापति गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी के साथ विवेकानंद नगर में नवस्थापित इमावादी सिल्वर ज्वेलरी शोरूम का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। ऋतु वर्मा ने सोने की परत चढ़ा चांदी से आभूषण देखे। उन्होंने कहा है कि आभूषण बहुत अच्छे हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कम कीमत पर उपलब्ध है। विधान परिषद के सभापति गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी ने कहा है कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए परमाणु बनने के ईमानदी और नाम पर शहर में 3 शोरूम पहले ही खोले जा चुके हैं। उन्होंने भविष्य में और शोरूम स्थापित करने और लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जताई है।